प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। उसके बाद चर्चा होने लगी कि ये रूटीन प्रक्रिया है या फिर कोई बड़ी तैयारी, क्योंकि आज ही मोदी कैबिनेट से एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले का काउंटडाउन होने से पहले मोदी अपने मंत्रिमंडल को नई दिशा देना चाहते हैं। अब किसे जगह मिल सकती है, क्यों मिल सकती है, इसके जरिए क्या मैसेज दिया जाना है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2029 में मोदी विरोधियों को धूल चटाने से पहले 2027 की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए शुरुआत खुद की कैबिनेट से करना चाहते हैं। जिस बात के संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे, उसकी तस्दीक भी अब लगभग होने लगी है। मोदी 3.0 के पहले कैबिनेट रिशफल की तारीख लगभग नजदीक आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 10 दिनों के भीतर नए मंत्रियों की लिस्ट सामने आ सकती है। हो सकता है जुलाई की शुरुआत तक मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव हो जाए। शुरुआत जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से हुई, जिन्होंने 21 जून को राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेज दिया, जिसे राष्ट्रपति भवन ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री का कहा जाए कि अधिकार है कि वो किसको मंत्री रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। आपका कहना सही है कि वो इकलौते क्रिश्चियन प्रतिनिधि थे राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उनको उनके पद से मुक्त कर देना, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बारे में कुछ और योजना बना रखी है। यूं तो जॉर्ज कुरियन के बाद रवनीत सिंह बिट्टू भी कतार में हैं, जिनके मंत्री पद पर संकट गहरा चुका है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू अब राज्यसभा के सांसद नहीं। हर्ष मल्होत्रा भी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। पंकज चौधरी को यूपी की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इनका इस्तीफा कब होगा, ये अभी अगर मगर के फेर में है, मगर इतना जरूर तय है कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा और इस बार बड़े लेवल पर बदलाव दिखेगा। भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, विकसित गुजरात का, ये संकल्प देश के गांव, हर जिले, हर शहर को हम जब विकसित करेंगे तभी सिद्ध होने वाला है। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। 2027 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश का है। पंजाब में भी कमल खिलाने का जिम्मा मोदी के कंधों पर है। गुजरात में लगातार 8वीं बार ऐतिहासिक जीत का टारगेट बीजेपी ने रखा है। माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों राज्यों को ध्यान में रखते हुए मोदी की नई टीम का गठन किया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि संगठन से जुड़े पुराने चेहरे, महिलाओं के बीच से मजबूत आवाज और युवाओं को इस बार तरजीह मिल सकती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का स्वरूप भी इसी आधार पर तैयार होगा। सरकार का जो 2024 का मैंडेट था और अभी जब हम 2026 में खड़े हैं, तो एक तरह से कहें कि थोड़ा सा मिड में आ गए हैं। तो एक सरकार के लिए आगे के लिए एक बेहतर करने के लिए अपने कैबिनेट में नए चेहरों को जगह देना है। दूसरी पार्टियों से भी बहुत से लोग आए हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरी पार्टियों से लोग आते रहें और वो बस यूं ही संत भाव में तो कोई आता नहीं, तो उनमें से बहुत से लोगों को एकोमोडेट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव एक विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी कैबिनेट, जिसको हम कह सकते हैं कि तीसरे कार्यकाल का 2.0, उसमें जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा चुनावी राज्य है, तो उसके लिहाज से कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। तो सवाल है, किसे मिलेगी मोदी कैबिनेट में जगह, किसकी लगेगी लॉटरी और किसकी होगी छुट्टी? तो इस तस्वीर के मायने समझिए। पंजाब का अपना दौरा छोटा करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वापस दिल्ली लौटे, तो उनके साथ राघव चड्ढा भी थे और तरुण चुग भी थे। तरुण चुग अभी मध्य प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। वो पंजाब के अमृतसर जिले से आते हैं। उनके पास बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी भी है। बचपन से ही बीजेपी के अलग अलग संगठन की राजनीति का झंडा थामने वाले तरुण चुग को जब राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया, तभी चर्चाएं होने लगी कि केंद्रीय स्तर पर उन्हें नया रोल मिल सकता है।
अब उनका ये इंतजार लगभग खत्म होने लगा है। ऐसे ही कयास राघव चड्ढा को लेकर भी हैं, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर और सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। राघव चड्ढा के जरिए मैसेज दिया जा सकता है कि पंजाब के हितों की आवाज बीजेपी प्रमुखता से उठाएगी। इसका एक संकेत ये भी होगा कि मोदी युवाओं को ज्यादा मौका देने के फेवर में है। अगर राघव चड्ढा की मोदी कैबिनेट में एंट्री हुई तो मौजूदा टीम में सबसे युवा मंत्री होंगे। पंजाब से इस वक्त मोदी 3.0 में एक ही मंत्री हैं जो कि रवनीत सिंह बिट्टू के तौर पर हैं। वैसे तो रवनीत सिंह बिट्टू अगले 6 महीने तक कैबिनेट का हिस्सा रह सकते हैं, लेकिन पंजाब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी 2 मंत्री देकर अपनी दमदारी दिखाना चाहती है। मकसद यही है, आम आदमी पार्टी को हराकर पंजाब में नया विकल्प पैदा किया जाए। राघव चड्ढा के मंत्री बनने के चांस इस बात से भी लगा सकते हैं कि बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। राघव चड्ढा एक वो भी चेहरा है जिसको कहा जाता है सीए हैं, समझदार हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी उस भूमिका को भी दे सकती है। और सबसे ज्यादा कई बार किसी के प्लस से ज्यादा दूसरे को कितना निशाने पर लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के ब्लू व्हाइट बॉय हुआ करते थे एक समय में राघव चड्ढा, और अगर वो नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में आएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे और वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे होंगे, तो बीजेपी के लिए पॉलिटिकली वो बहुत, जिसको कहें कि लाभकारी दिखता है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि राघव चड्ढा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो पंजाब नंबर 1 और दूसरा अरविंद केजरीवाल निशाने पर। विदेशी दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी की नजरें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां तीसरी बार बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए राज्य स्तर पर भी बदलाव किया गया। अब बारी सेंट्रल लेवल की है। सियासी गलियारों में एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है, जो कि मनोज सिन्हा का है। मनोज सिन्हा मई 2014 से मई 2019 तक मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अगस्त 2020 में उन्होंने जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल का पद संभाला। तब से लेकर अब तक वो एलजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले जा सकते हैं और कुछ को विदाई दी जा सकती है। ऐसे में हो सकता है मनोज सिन्हा के वापस कैबिनेट में लौटने की खबर पर मुहर लग जाए। 2022 के यूपी चुनाव से पहले भी मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा बदलाव हुआ था। तब 36 नए चेहरों को शामिल किया गया था। एक वक्त था जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यूपी से ताल्लुक रखने वाले मंत्रियों की संख्या 15 थी, लेकिन जब मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली तो यूपी से आने वाले मंत्रियों की संख्या 9 हो गई। 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में बीजेपी समय रहते सभी समीकरणों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। ऐसे में संभावना है कि मोदी सरकार के कैबिनेट फेरबदल में यूपी से कई नए नाम जुड़ सकते हैं। नई टीम, नई गति और नया भारत, यही है प्रधानमंत्री मोदी का 27 से पहले का मंत्र। और मानसून सत्र से पहले इसी को ध्येय बनाकर मोदी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद इस वक्त मोदी के मंत्रियों की संख्या 71 हो गई है, जिनमें से 30 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 25 राज्य मंत्री हैं। मौजूदा ताकत के हिसाब से मोदी के मंत्रियों की संख्या कुल 81 हो सकती है। इसीलिए बहुत चांस है कि नए चेहरों को एंट्री मिलेगी और पुरानों को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाए। वैसे भी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के जहन में कई मिशन घूम रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा, तेज गति से आगे बढ़ेगा। महिला आरक्षण में लोकसभा परिसीमन और 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तीनों मुद्दे मोदी के कोर एजेंडे में हैं। इनके हिसाब से भी प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का विस्तार चाहते हैं। बीते दिनों जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो कई विभागों के प्रदर्शन से उन्होंने अपनी नाखुशी जताई। तभी ये लगभग मान लिया गया कि इस बार बदलाव अलग लेवल का दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल फतह के बाद अब इसी को फोकस में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि सवाल है
कि क्या बंगाल से जुड़े सांसदों को भी जगह मिलेगी? दिल्ली से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। क्या पूरे देश में बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है? बीजेपी शासित राज्य यूसीसी पर एक्शन ले रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ यूसीसी के विरोध में भी उसी तेज गति से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है, तो वैसी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लेकर आए और राजस्थान में बॉर्डर पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता दिया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हमारा कानून सबके लिए एक समान, ये भावना बढ़े, इसीलिए हमने ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का विचार किया। ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल रूप से इसको करना चाहते हैं। यूसीसी को लेकर लोगों का ध्यान बांटना है और अल्टीमेटली प्रदेश के साथ जो पाप कर रही है बीजेपी, उसको छुपाना है। एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ताबड़तोड़ तैयारी हो रही है। उत्तराखंड, गुजरात और फिर असम के बाद अब राजस्थान और एमपी में यूसीसी लागू करने को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। दूसरी तरफ यूसीसी के बहाने देश के मुस्लिम वोट बैंक को उकसाने और भड़काने का नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है। देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रशासनिक फैसला है, लेकिन कुछ लोग इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे लेकर क्या कह रहा है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि राजस्थान सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या तैयारी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। विशेषज्ञों की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई, सीनियर आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा, बसंत छावा, राम स्वरूप अग्रवाल, शुचि चौहान और राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सदस्य बनाया गया है। अनेक कानून है जो दोनों समुदायों में अलग अलग है, जबकि एक देश एक प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और जब संविधान निर्माताओं की भावना रही है और देश प्रेम बढ़ाना है और कानून को लेकर के समुदाय में कोई टकराव नहीं हो, प्रेम भाव बढ़े, देश प्रेम बढ़े, हमारा देश, हमारे नागरिक, हमारा कानून सबके लिए एक समान, ये भावना बढ़े, इसीलिए हमने ये राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का विचार किया। और मुझे विश्वास है कि शायद इसी वर्ष हम इस कानून को पारित कर दें। लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस यूसीसी लागू करने को बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा बता रही है, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ये सिर्फ इनका एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो हकीकत तो ये है कि आज प्रदेश के हालात क्या हैं वो उसमें देखने की जरूरत है। कानून बने हुए उनकी तो पालना करा नहीं पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल रूप से इसको करना चाहते हैं। विपक्ष ने हमेशा नकारात्मक भाव अपनाया है। कोई भी देश हित में, प्रदेश हित में कार्य होता है, आम जन के हित में होता है, तो भी वो देश और प्रदेश का हित उनको नहीं दिखता है। उनको सिर्फ एक ही दिखता है कि काम हो रहे थे, ये क्यों नहीं करते। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम किया नहीं। भजनलाल सरकार दिन प्रतिदिन जनता के हित के महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, इसलिए उनको पीड़ा होनी स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी फुल एक्शन मोड में है। मोहन यादव सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी बैठक कर मसौदा तैयार करने में जुटी है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है और विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। यूसीसी केंद्र का जुडिक्शन है, राज्य का तो है नहीं। फिर भी गुजरात में हुआ, उसका क्या लाभ गुजरात को और क्या हानि, उसका असेसमेंट है क्या? उत्तराखंड में हुई, आसाम में हुई, उसका है क्या? अगर यूसीसी मध्य प्रदेश में कराने की बात हो रही है तो यहाँ पर लगभग 2.25 करोड़ आदिवासी स्थायी निवासी है
उनकी अपनी परंपराएं हैं, अपनी सभ्यता है, उनकी अपने संस्कार हैं, उनकी अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति है। क्या उनके साथ हम यूसीसी में न्याय कर पाएंगे क्या? मैं समझता हूं कि यूसीसी को लेकर लोगों का ध्यान बांटना है और अल्टीमेटली प्रदेश के साथ जो पाप कर रही है बीजेपी उसको छुपा। समान नागरिक संहिता का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए धर्म के बजाय एक समान कानून लागू, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बहुविवाह पर पूरी तरह से पाबंदी और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलना। इसका किसी कम्युनिटी विशेष से मतलब नहीं है और समिति ने यह निर्णय लिया है कि जब भी वो देखेंगे कि विभिन्न समुदाय के लोगों के जो कायदे कानून हैं उसमें टकराव हो रहा है, तो कोशिश ये की जाएगी कि आज की तारीख में रैशनैलिटी के आधार पे निर्णय लिया जाए और जो सबके लिए कायदा कानून बने वो समुदाय विशेष के लिए नहीं, सबके लिए बराबर। लेकिन यूसीसी का जब भी जिक्र आता है, मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले सो कॉल्ड ठेकेदार यूसीसी पर सवाल उठाने में देरी नहीं करते, इसे धर्म विशेष के खिलाफ बताने में जुट जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी पर तेजी से बढ़ रही बीजेपी सरकारों के विरोध में देश भर में अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, AIMPLB का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। आरोप लगाया गया कि योजनाबद्ध तरीके से नफरत और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनाई जा रही है। AIMPLB ने स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता का भी विरोध किया और देशव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी। 2027 के यूपी चुनाव से पहले ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है क्योंकि यूपी में सत्ता के लिए जीत हार में मुस्लिम वोट बंगाल की तरह ही निर्णायक है। हालांकि AIMPLB ने कांग्रेस समेत उन पार्टियों पर भी हमला बोला जो खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी मानते हैं। हम हर पार्टी से नाराज हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि आप मुसलमानों पे अगर कोई जुल्म होता है तो उनका नाम देकर बात करें। आप करिए तो सही कुछ, बोलिए तो सही कुछ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप कोई पोजीशन नहीं लेते, वंदे मातरम पे आप कोई पोजीशन नहीं लेते, मुसलमानों की मस्जिदों पे और मदरसों पे हमले होते उस पर कोई पोजीशन नहीं लेते। देश के 4 राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना। गोवा में पहले से ही सामान्य सिविल कोड चल रहा है। गुजरात विधानसभा ने 25 मार्च 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित कर दिया। असम में 27 मई 2026 को यूसीसी बिल पास किया गया। खास बात यह है कि यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जल्द ही बीजेपी शासित सभी राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। बंगाल में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का बीजेपी का वादा है। टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, वो सुनना भी जरूरी है। मैंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हम यूसीसी को लागू करेंगे और सर्व धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। ये हमारा नीति है। लेकिन जब भी यूसीसी का जिक्र होता है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से लेकर ओवैसी जैसे सियासतदान विरोध में उतर आते हैं और इसे मजहबी मामलों में दखल बताते रहे हैं। हैदराबादी भाईजान तो एक अलग ही नैरेटिव सेट कर रहे हैं। राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में चल रही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टारगेटेड कार्रवाई बताया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर गिराने की कार्रवाई चल रही है। सैकड़ों दूसरी धार्मिक जगहों को भी नोटिस जारी करने की खबर है जिन पर कार्रवाई हो रही है। उनमें जैसलमेर में रामगढ़ तनोट बाईपास रोड पर हजरत महमूद शाह जिलानी की लगभग 250 साल पुरानी दरगाह भी शामिल है। इन्हें गिराए जाने को नेशनल सिक्योरिटी के बहाने सही ठहराया जा रहा है। ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की। लेकिन सवाल है कि ओवैसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या सचमुच खास समुदाय को टारगेट कर एक्शन हो रहा है या अवैध पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है? तो फिर नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है?
अगर समुदाय विशेष को बेवजह टारगेट करने की बात है तो फिर ओवैसी उसके सबूत सामने क्यों नहीं रखते? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई या नहीं, कितना दान गबन कर लिया गया और ये करने वाले कौन कौन हैं, ये सब एक लिफाफे में दर्ज हो चुका है और ये योगी सरकार के पास पहुंचा दिया गया है। एसआईटी की टीम ने चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है, जो कि करीब 20 पन्नों की बताई जा रही है। एसआईटी टीम की अगुवाई कर रहे विजय विश्वास पंत ने गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को शुरुआती रिपोर्ट हैंडओवर कर दी है। बताया जा रहा है कि इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल, 6 दिनों के अंदर क्या क्या पाया गया ये भी लिखा है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है, बड़ी बात ये अब तक निकलकर सामने आई है कि एसआईटी टीम ने एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित कराने की सिफारिश की। ये भी सुझाव दिया गया है कि किसी सीनियर अफसर को राम मंदिर का सीईओ नियुक्त किया जाए। अब इसमें किस किस का नाम है ये पुख्ता तौर पर अभी तो सामने नहीं आया, मगर जो आरोप अब तक लगाए गए हैं उनकी लंबी जांच के लिए एसआईटी ने और वक्त मांगा है। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। राम भक्तों के साथ साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। क्या एसआईटी ने किसी आरोपी का नाम मेंशन किया है या फिर किस किस को इस जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई है। एसआईटी की रिपोर्ट पर सूत्रों के हवाले से कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें पाया गया है कि निगरानी व्यवस्था में कमी से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अब तक इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश तक की गई है। मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी जांच के दौरान सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए जायज है क्योंकि पदाधिकारियों को इतने लंबे वक्त तक इस चोरी की भनक तक क्यों नहीं लगी। खबर है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग भी की है। अगर भगवान के दर पर इस तरह का पाप किसी ने किया है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। एसआईटी का मतलब है शेयर उन्हें मिला कि नहीं मिला। एस फॉर शेयर, शेयर। और अभी सुनने में आया है चांदी की सिला गायब है, पता नहीं कितने किलो की थी। सिंधी समाज के लोग बता रहे हैं 200 किलो की चांदी गायब है। बताइए आप, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप। हम उस मंदिर के सवाल पर और चंदे के सवाल पर फिर कभी आपसे बात करेंगे, लेकिन याद रखिए ये सरकार चल नहीं रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। लखनऊ में लगी भीषण आग में 15 मासूमों की जान चली गई। अब आग तो बुझ गई है, लेकिन सवालों की ज्वाला अभी भी धधक रही है। हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। कोई अपनी बहन के लिए रो रहा है, किसी का बेटा चला गया। ऐसे कई परिवार हैं जिनका दर्द गुस्सा बनकर इस वक्त सिस्टम पर फूट रहा है। लेकिन जो लखनऊ में हुआ वो आपके शहर में भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम गहरी नींद में सोया हुआ है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही ऐसी है कि अधिकारियों की जेब गर्म होते ही सारे नियम कायदे कानून बौने नजर आते हैं। जांच हादसे के बाद होती है। अगर सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो सावधान हो जाइए। लखनऊ के अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी वो सिस्टम की फाइलों में बिल्कुल ओके थे। जी हाँ, सब कुछ बिल्डिंग के भीतर ठीक था, लेकिन असल में न तो बिल्डिंग की फायर एनओसी थी, न ही पूरी इमारत में कोई फायर अलार्म लगा था।
न ही वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट था। बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीढ़ी थी। सीढ़ी के एंट्री गेट पर फायर रेटेड दरवाजे तक नहीं थे। इमारत में वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था। छत पर जाने का दरवाजा भी बंद था। आवासीय इलाके में धड़ल्ले से कमर्शियल यूज किया जा रहा था। एसआईटी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि बिल्डिंग में 22 किलोवाट की जगह 38 किलोवाट बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओवरलोडिंग की वजह से वायरिंग गर्म हो रही थी और फिर एक चिंगारी ने पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर दिया। अब सवाल उठता है कि देश के अलग अलग शहरों में कोचिंग सेंटर में क्या नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नियमों की अनदेखी कर कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। नवभारत की टीम ने कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर संचालक धक्का मुक्की पर उतर आए। देखिए जरा क्या क्या इंतजाम है, एक बार हम यहाँ पर कोशिश करके आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग है वो चलाई जाती है। आप भी यहीं पे रहते हैं सर? ये जो लखनऊ में जो हादसा हुआ है उसके बाद से कुछ इंतजाम वगैरह किया है आपने? ऊपर नहीं जाना यार, कह रहा हूँ ना ऊपर नहीं जाना। हाँ तो मैं मना कर रहा हूँ ना, ऊपर नहीं जाना। भाई साहब एक मिनट, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, जो करना है परमिशन लेके आओ पहले। अच्छा ये बात बताइए, हम तो सिर्फ देखने आए हैं कि देखने आए हैं सर। इंतजाम है कि नहीं? इंतजाम हमारे पास पूरा है सर। कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर? वो लेके आइए ना। क्या लेके आए? लेके आइए। मतलब अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हम गलत हो गए? तो सवाल नीचे करिए ना जाके, यहाँ ऊपर आके आप सवाल करोगे क्या? सिक्योरिटी के हिसाब से दिखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है हमारी सिक्योरिटी। एग्जिट के हिसाब से क्या क्या? एग्जिट के हिसाब से यही है, एक ही है, दूसरा एग्जिट नहीं। एक्सीडेंट की बात करते हैं, एक्सीडेंट कभी भी कुछ हो सकता है। आदमी ऐसे चल रहा है, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस पर भी आप कहेंगे अचानक क्यों आया? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों को? मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है। कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, कैसे निकालेंगे? आग लगेगी नहीं तो बुझा दिक्कत। वही भगवान वाली बात कर रहे हैं, आग नहीं लगेगी। हम भी यहीं रहते हैं, यहीं के स्टाफ है, ठीक है। जो होना होता है ना, भगवान ने किस्मत का होगा, जिसकी जैसी मौत लिखी हो वैसी होगी। आप ये कहते कुछ नहीं होगा, आप जाओ। और चलिए बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल गजबे है। कंगाली की हालत है। पानी इतना भी नसीब नहीं है कि गले से नीचे उतर सके, लेकिन अकड़ आसमान से भी ऊपर। हालत ऐसी है, फिर भी मुनीर गैंग भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब बिलबिलाया पाकिस्तान मिसाइल मारने की धमकी पर उतर आया है। देखिए जरा। एक बार फिर पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आई है। बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान फिर से युद्ध की धमकी पर उतर आया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बताते हुए भारत को युद्ध की धमकी दी है। आतंक को दाना पानी देने वाला मुल्क अब बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बावजूद इसकी अकड़ तो देखो। मुनीर गैंग एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच अवाम ने उगल दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त फैसला लेते हुए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। नतीजा ये कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। न पीने को पानी है, न खेती के लिए। पाकिस्तान की लगभग 90% सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली के भरोसे होती है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में खेती बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अब पानी की कमी से कंगाली वाली हालत आ गई है। इस हालत के लिए अवाम शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर को कोस रही है। भारत की तरफ से एक ही शर्त है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक उसे एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस हुक्मरान की पूरी गैंग ही आतंकियों के भरोसे चलती हो, उसे कहां अक्ल आने वाली।